हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल बढ़िया तरीके से रख रहे होंगे। अभी जो टाइम है वो है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। और ठीक है, आप लोग पूरी साल मेहनत करते हुए चले हैं, पूरी साल आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, लेकिन वो जो 3 घंटे आपके लिए दिए जाएंगे, टू बी प्रिसाइज आपको 3.25 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 15 मिनट पेपर रीड करना है। देन आफ्टर दैट 3 घंटे आपको उस पेपर जो आपका आया है उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना है। बोलते नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन होगा, वो जो मेरी आंसर शीट खोल के ही वो जो एग्जामिनर चेक करेगा, तो वो इंप्रेशन कैसे डालना है उसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अपना महत्व नहीं है। ये नहीं है कि सर हमने पूरा पढ़ लिया है, उस वो जो हमने पढ़ाई करी है पूरी साल या फिर इन दिनों में, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। पर इसमें अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स की। तो दोस्त सुनिएगा, कोई यहां पे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई एसओपी नहीं है। मैं आप पे कोई चीज थोप नहीं रहा हूं कि तू ऐसे कर तू वैसे कर, नहीं। हर एक बच्चा, हर एक जो भी टॉपर बनता है वो यूनिक आंसर लिखता है। यूनिक आंसर लिखने का मतलब है कि वो कहीं और से चीजें नहीं लिखता है, वो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही लिखता है। डिफरेंस आ जाता है कि उसने कैसे चीजें लिखी हुई हैं, उसने कैसे कैसे टर्म यूज किए हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मास्टर वो जो टॉपर है उसकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया होगी, तो दोस्त आज मैं आपको टॉपर की आंसर शीट ही दिखाने वाला हूं जो सीबीएसई रिलीज करती है। वो भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा और साथ साथ वो जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है कि सर मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूं, सेक्शन ई से स्टार्ट करूं, सर केस बेस्ड पहले कर लूं, या सर मेरा जो सेक्शन डी है जिसमें लॉन्ग आंसर वाले आते हैं वो मेरा स्ट्रांग है, क्या मैं सर पहले वो कर लूं। टॉपर क्या पहले करता है, सर मैंने अपने भाई से बात करी है, मेरे भैया के अच्छे नंबर आए थे, उन्होंने सेक्शन ए पहले किया था, तो मैं अपने भैया के अकॉर्डिंग चलूंगी या चलूंगा। तो दोस्त ये सारी बातें मैं आपके लिए स्पष्ट करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये वीडियो के साथ साथ हमारी क्लासेस भी चल रही है, मैराथन भी चल रही है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक हैक देने वाला हूं, जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि भैया अगर इतना कर लिया तो अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो होते नहीं है कि ग्रेस मार्क, तो वो जो आपका चेकर है, जो एग्जामिनर चेक करता है, तो वो भी आपको थोड़े बहुत नंबर प्रोवाइड कर देगा। एनीवेज शुरू करें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, पिछली साल के ही चलते हैं। तो पिछली साल के मैं अगर मॉडल टेस्ट पेपर की बात करूं तो किसका खोलें, मैं चलो अपने ही सब्जेक्ट पहले केमिस्ट्री का ही खोल लेते हैं। केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो यहां अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्त सुनिएगा, ठीक, यहां है मेरे पास ये केमिस्ट्री का पेपर और इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। इन भाई साहब ने तो उसको उल्टा दे दिया है। अब ये रोटेट कैसे होगा? हाँ, इसमें रोटेट का ऑप्शन कहां से आता है भाई? यस, ये रहा, बढ़िया, रोटेट हो गया। अब आ जाइएगा, सुनिएगा सारे लोग इधर से। ये है मेरे पास अपना केमिस्ट्री का पेपर, टॉपर का पेपर है, पिछले साल का ही, मतलब 1 साल पहले उसने अपना आंसर शीट दिए। अब यहां अगर आप देखेंगे तो इसने जो शुरुआत करी है वो सेक्शन ए से स्टार्ट करी है। और अगर आप देखोगे क्या इसकी राइटिंग बढ़िया है क्या? इसकी राइटिंग और मेरी राइटिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी बेहुदा राइटिंग है, बेहुदा है ना। मैंने इसलिए ये वाली वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि इतनी बढ़िया। बाकी अगर मैं बोलूं, जैसे अभी मैं फिजिक्स का दिखाऊंगा या फिर दूसरे जो चैप्टर उसमें है उसकी राइटिंग अच्छी है, टॉपर बन गया, तुम्हें लगेगा इसका मतलब आंसर शीट में अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। तो वो अब यहां अगर तुम देखोगे तो इतनी कोई राइटिंग नहीं है। क्या राइटिंग है ये? ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने चीटे वीटे लिख दिए हैं, लेकिन भाई साहब इसके पूरे नंबर आए हैं। समझ रहे हो? तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि मास्टर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना। सीबीएसई इतनी पागल नहीं है, किसी की राइटिंग अच्छा ना हो ना, फिर तो भैया कोई डॉक्टर ही नहीं बन पाता। समझ में आएगा? डॉक्टरों की तो धीरे धीरे राइटिंग और खराब हो जाती है, वो तो ऐसे चीटे बनाते रहते हैं। तो राइटिंग आपका कहीं इशू नहीं आता है। हाँ, इंग्लिश के पेपर में थोड़ा बहुत नंबर पड़ेगा, माइन्यूट सा डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, यहां पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है रादर देन राइटिंग। और राइटिंग ऐसा पार्ट है जो आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलता है। तो अभी आप एकदम से राइटिंग चेंज नहीं कर सकते हो और करनी भी नहीं है। पहला जो आपका मिथ था, पहला जो भ्रम था कि सर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी अगर राइटिंग गंदी है, स्पेस लेते हुए चलो। पॉलीपेप्टाइड लिखने में तुम्हें इतना वो लग रहा है तो पॉलीपेप्टाइड को ऐसे लिखिए कि कोई भी पढ़ ले, जैसे इन भाई साहब ने लिखा है। इतने गंदे तरीके से पॉलीपेप्टाइड भी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है पॉलीहेटाइड। पॉलीहेटाइड लिखा हुआ है, पर उसको पता है भैया, एग्जामिनर को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, तो वो समझता हो चला हाँ भैया पॉलीपेप्टाइड बताते हुए चला है। तो एक ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं है, मैं आपसे फिर ये नहीं बोल रहा इसमें भी गलती है,
इसमें क्या गलती है, इसने क्या गलती करी है कि भाई साहब इसने पेपर बचाया है। जो आपकी आंसर शीट आती है उसमें 32 या 36 शीट्स होती है। मेरे टाइम पे 32 आती थी, हमारे टाइम पे 10 साल पहले। तो वहां पे अब 32 या 36 शीट्स हैं, भर नहीं पाते हो। मैथ्स के पेपर में या फिजिक्स के पेपर में एक बार ही भर भी दोगे, बाकी के में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन लोगों ने वो आपको 32 शीट्स दी हैं, वो उन्होंने इसलिए तो दी नहीं है कि भाई साहब तू उसमें से पेपर बचा ले और वो पेपर फाड़ के फिर उसको यूज करेंगे, नहीं, वो तो पूरी रिसाइकिल होती है। जब पूरी रिसाइकिल होगी तो भाई साहब यूज करना, एक एक दो दो लाइन छोड़ते हुए चलो। ये जो भी है टॉपर इन्हें बना दिया गया है, लेकिन ये टॉपर वाली इनकी हरकतें हैं नहीं। आपको यहां पे एक एक लाइन छोड़ते हुए चलना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है एमसीक्यू वाले में। सर क्या मैं भी एमसीक्यू करूं? बताओ, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। पर्सनली अगर मैं बताऊं, अगर मैं पेपर करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं छटाछट देख लूंगा, क्योंकि शुरू के 15 मिनट ऑब्वियसली आपको पकड़ा दी जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो मैं शुरू में देखूंगा यार सेक्शन डी में कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखो मैं अपनी पर्सनल मेंटेलिटी बता रहा हूं, मैं आपको थोप नहीं रहा हूं कि तुम भी यही करो या तू भी यही कर, नहीं, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो यूज करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल यूज मत करना। मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे मान लीजिए सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन आया जो कि मुझे पता है कि इसको मैं भूल सकता हूं, विद टाइम मैं इसको भूल जाऊंगा, क्योंकि कुछ रटने वाला आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्सो अनाइन पे क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपना केमिस्ट्री है तो उसका ही एग्जांपल दूंगा। हालांकि मैं आपको पेपर और भी दिखाने वाला हूं, आपकी वो जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए। तो मान लीजिए सेक्शन डी में क्वेश्चन आया कि आपको ना ऑक्सो अनाइन की प्रिपरेशन दिखनी है, और वो प्रिपरेशन रटने वाली है। खुला मुंह बोल रहा हूं, रटने वाली है। अरे भैया रिएक्शन है तो रटने वाली है। अब आ गया कि आपको ना पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो जो प्रिपरेशन है और से वो लिखनी है। अब तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सुबह सुबह एक सेशन लिया था, मेरा ही सेशन तुमने सुबह सुबह देखा कि भाई साहब क्रोमाइट ओर से बनती है, और तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया कि ओए भाई मुझे क्रोमाइट ओर ध्यान नहीं आ रहा था, अब एकदम से ध्यान आ गया FeCr2O4 से बनती है। तो आपने सब छोड़ दिया साइड में, सेक्शन डी लगाया और प्यार से वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिमाइंड करने में, बाय हार्ट करने में, और वो क्वेश्चन आ गया है, तो आप उस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, पहले लगा लीजिए, पहले नंबर पे सॉल्व करके अपना संपट कर लीजिए, चीजें क्लियर कर लीजिए। समझ आया? तो वहां पे कोई किसी टॉपर की स्ट्रेटजी, पापा की स्ट्रेटजी, उस मास्टर की स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, तुम्हारी स्ट्रेटजी चलेगी। तुम्हारा पेपर है, तुमने 1 साल डट के मेहनत करी है। समझ में आ गया? वो मास्टर ये बोल रहा है, नहीं, जो मैंने बोला ये वाला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट यूज्ड है। कि अगर कोई रटने वाली चीज आई यार, वो तो कॉमन सेंस है ना, अगर कोई रटने वाली चीज आई है तुमने उसको पहले कर लिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक, ये है सेक्शन ए। इसने सेक्शन ए किया, किसी और ने सेक्शन बी किया, किसी और ने सेक्शन सी किया, किसी ने डी किया, किसी ने ई किया। क्या फर्क पड़ता है? एग्जामिनर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से सेक्शन से स्टार्ट किया ना। तुम ये सोचो कि सर मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। वहां कोई इंप्रेस करने नहीं बैठा है, उसके पास लाखों कॉपियां हैं चेक करने के लिए, वो तुम्हारा चेक करते हुए चलेगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तो इन भाई साहब का अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए से स्टार्ट किया। अब ठीक है, जैसा भी लिखा हुआ है इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। आपको अगर नया सेक्शन स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू पेपर। आप नए पेपर से स्टार्ट करोगे, नई शीट से स्टार्ट करोगे। सेक्शन बी इतना छोटू सा लिख दिया, क्या है ये? सेक्शन बी आपने क्या किया, यहां पे सेक्शन ए खत्म हुआ, सेक्शन ए खत्म हुआ, इसने ठीक है। सेक्शन बी इतना छोटा, आप यहां पे लिखिए बड़े बड़े में सेक्शन ए, ब्लैक पेन से सेक्शन ए लिखिए, उसके नीचे अंडरलाइन करिए, सेक्शन बी लिखिए, उसके अंडरलाइन करिए, फिर आप देते हुए चलिएगा। हमेशा आपको दो लाइन छोड़नी है हर एक आंसर के बीच में, 2 मिनिमम बता रहा हूं, 2 छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा सॉल्व किया, उसके बाद 2 छोड़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर बड़े बड़े शब्दों में लिख देना। क्वेश्चन नंबर अगर तुमने नहीं लिखा, वो क्वेश्चन ऐसे काट दिया जाएगा। पर्सनली बता रहा हूं, समझ में आ गया? हम भी खा चुके हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई अच्छा तुम्हें चेक करने वाला मिल गया, वो चलो तुम्हें थोड़ा बहुत उसके नंबर काट के दे देगा। लेकिन कोई ऐसा हुआ बहुत ज्यादा मूड जिसका खराब है, लड़के आया है घर वालों से और तुम्हें उसको आंसर शीट दे दी, और आपकी ही सुबह सुबह आंसर शीट उसके सामने आ गई, वो कहेगा ये आंसर नंबर डाले नहीं, ऐसे काटेगा, आगे बढ़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? जाओ करा लो चेकअप, फिर चेक कराओ, सर मैं क्रॉस चेक कराऊंगा, ये कराऊंगा, फलाना ढिमकाना, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। क्रॉस चेक कराओगे, वो सामने बैठा होगा, कहीं और काट देगा नंबर। क्लियर हुआ? तो ये है आपके पास। तो 2-3 भ्रम आपके दूर हो गए हैं कि सर मुझे लिखना कैसे है, क्या मैं सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखूं? ये देख लो, राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप दूर दूर लिख सकते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल इन भाई साहब ने दे रखा है।
फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट, राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन इसने जो गैप्स दी हैं, इंक्रीजिंग, मच, मोर, रैपिडली, गैप इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर कनेक्टेड करके चलोगे, मच, मोर, रैपिडली कनेक्टेड करके चलोगे, तो तुम्हारी राइटिंग भी बेकार है। तुमने सब कनेक्ट पास पास लिख दिया है, हौच पौच कर दिया है। और अगर आप हौच पौच करेंगे, हौच पौच समझते हो, ऐसे एकदम हर जगह, तो अगर आपने हौच पौच करके लिखा है, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। राइटिंग अगर खराब है, दूर दूर लिखिए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे इससे आपको सीखने की बहुत चीजें मिलने वाली हैं। इसका आप लिखने का तरीका देखेंगे, यहां पे ठीक है इसने गैप नहीं दिया, पर क्लियरली इसने बताया। देख लो 2 क्या ये MnO4, ये क्या है? अरे क्या है, मेरे पास जो परमैंगनेट है ना, परमैंगनेट, इसको इसने एसिडिक मीडियम में डाला है तो मैंगनीज बनता है। नाइट्राइट है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक रिएक्शन से। तो ये है, इसने क्लियरली हर चीज लिखी है। क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, शुद्ध स्पष्ट चीजें लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये यहां पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, अब आपको मालूम पड़ गया है ऑर्गेनिक इसने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी है, इसलिए इसको नंबर लिखे हैं। देख रहे हो एक एक स्टेप ये आया होगा शायद, ये कौन सा डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इसमें मैकेनिज्म पूछी होगी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल कराना है यूजिंग अल्कोहलिक KOH। आपको पता है एल्कीन बनेगी। अब जब एल्कीन बनेगी तो इसने एक एक स्टेप लिखा है। पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, हालांकि यहां पे भी स्पेस देनी चाहिए थी, ये पता नहीं कंजूस, इसकी जिंदगी कंजूस में निकल गई होगी, तो उसने पेपर बचाने की कोशिश करी है, जिसका कोई फायदा नहीं है। डिहाइड्रेशन, एब्स्ट्रैक्शन, तो 2-3 चीजें आपको यहां से सीखनी है कि भाई साहब क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पष्टता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें नहीं सीखनी है वो है कि आपको प्रॉपर जो आपकी आंसर शीट दे रखी है 32 शीटों की, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। क्लियर? ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बस चीजें खत्म करता हूं। आप आइए इसके फिजिक्स के पेपर में, है ना, अगर आप फिजिक्स के पेपर में आओगे, यहां पे खोलना, इसको भी अपन रोटेट कर लेते हैं, इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, है ना, सीधा हो जाएगा नहीं, अब सीधा हुआ। चलिए इसको और देख लेता हूं। यहां अगर आप देखोगे तो इन भाई साहब ने सेक्शन ई से स्टार्ट किया है, सेक्शन ई से स्टार्ट किया है, टॉपर बना दिया गया है इनको। तो ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप सेक्शन ए से कर रहे हो, ई से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, डी से कर रहे हो, कतई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं सेक्शन ई में, मान लीजिए मेरे पास 34, 35, 36 क्वेश्चन है, तो क्या सर मैं सेक्शन ई का 36 क्वेश्चन पहले कर सकता हूं? तू कर सकता है, तू कर सकती है। आपका बिल्कुल भी कोई नंबर नहीं काटेगा, जो मन करे। बस ये है कि अगर आपने सेक्शन ई का आपको बिल्कुल एंड वाला क्वेश्चन करना है, उसको क्लियरली मेंशन करते हुए चलो। 34 पे ऐसे गोला बना दो काले कलर से, ब्लू और ब्लैक पेन ही लेके जाना, वहां पे तुम्हें ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, ठीक है। गोला बना दो, मान लो तुम्हें 34 नहीं करना है सेक्शन ई में, ठीक है, 34, 35, 36 जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको 34 वाला नहीं करना है। तुम्हारे जो एकदम दिमाग में क्लिक कर रहा है कि अगर तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब ये वाला क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, इसका आंसर मैं भूल जाऊंगी, तो आप उसको पहले कर लीजिए। कोई किसी को, कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा, कोई तुम्हारा आधा नंबर, हाफ नंबर, कुछ भी नहीं काटेगा। क्लियर हुआ? जहां से मन करे वहां से स्टार्ट करिए, किसी की स्ट्रेटजी कहीं का आप अपनी जिंदगी में मत उठाइए। तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम्हारी यूनिक लाइफ है, उसको यूनिक बनाने की कोशिश करिए। किसी और की जिंदगी, किसी और के शूज में अपने पैर डालेंगे तो दोस्त वो शूज खराब होंगे और आपके पैर में मोच आ जाएगी, वो अलग। ठीक है, क्लियर हुआ? भगवान ने आपको अलग बनाया है, प्लीज अलग रास्ते चुनिए। भीड़ में जाएंगे तो एक दिन मीडियोकर बन जाएंगे, मीडियोक्रिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज अपन को नहीं करनी है। सेक्शन ई इन्होंने स्टार्ट किया तो सेक्शन ई से करिए। यहां पे देख रहे हो, इसकी भी राइटिंग देख रहे हो, राइटिंग अलग ही अजीब ही राइटिंग है। तो तुम्हारी वो जो राइटिंग वाली मैंने भ्रम तो आज बिल्कुल दूर कर ही दिया है कि राइटिंग से किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है देख रहे हो, ये तो केमिस्ट्री वाले से भी गंदी राइटिंग है, पर पढ़ने में आ रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू ए ऑप्टिकली रेयर मीडियम। देख रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहीं कहीं बात हो रही है। तो ये अपन को पढ़ने में आ रहा है ना, ठीक है। इसने गैप्स बहुत दिए, देख लो इसने गैप दिए हैं वही। फिर सेक्शन डी है तो सेक्शन डी को आप नए पेज से स्टार्ट करोगे। नया पेज आया, आपने यहां डाला सेक्शन डी, प्यारा प्यारा, और करते हुए चलिए, स्केल लेके जाइएगा। देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से। वे ऑफ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है रादर देन राइटिंग इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो अपन राइटिंग पे ना जाके वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट किया, कैसे मैंने प्रिसाइज तरीके से दिखाया। अब अगर मैंने पेज पलटा, मैंने जैसी पेज पलटा मुझे ये देखा, मुझे अच्छा लगेगा, अरे मुझे अच्छा फील होगा कि भाई साहब इंटरफेरेंस ये है और डिफरेंशिएशन ये है। यहां से इसने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया कि ये है इसका डिफरेंस, ये है इसका डिफरेंस। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपको आंसर शीट कैसे लिखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लियर हो गया होगा। आपको
मेन जो फोकस है वो लिखने में नहीं, आपका जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप दूर दूर करके भी लिख सकते हैं, आपको नंबर प्रॉपर मिलेंगे। समझ में आ गया? पेपर खत्म होने के बाद आप ये नहीं थोपोगे घर वालों के पे कि मेरी राइटिंग खराब थी या मेरा ये खराब था, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट खराब थे इसलिए नंबर नहीं आए। ठीक, जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज और दिखाना चाहूंगा। आते हैं अपन एक दो, आइए YouTube पे, है ना, ऑब्वियसली अब ये जो टाइम है पीक टाइम है, प्रॉपर टाइम है सेशंस का। तो अगर आप यहां पे आओगे और अपना ही चैनल जो कि अपन को खोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ खुल गया है, साइंस अड्डा। ठीक है, साइंस अड्डा। ये कौन सी मूवी को देख रहे, मर्द मूवी देख रहे थे कोई भाई साहब, मर्द है ना, एकदम दर्द नहीं हो तो कुछ हुआ होगा भैया, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। तो देखिएगा यहां पे अगर आप आएंगे, बंद हो जाइए, ठीक, तो यहां पे अभी मैराथन चल रही है, मैथ्स की मैराथन चल रही है, छोड़ो मैथ्स की मैराथन है, आपका ये सेशन लगा रहेगा। और फिजिकल की महा मैराथन है, वो है अपनी कब, वो होने वाली है मंगलवार को, और 23 नंबर जो बचे हुए हैं वो अपन कवर कर लेंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की मैराथन मेरी ऑब्वियसली पहले ही कंप्लीटेड है। बाकी मैराथन्स, मैथ्स की ये रही, फिजिक्स की मैराथन ये रही, बायोलॉजी की मैराथन भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। कहाँ गई बायोलॉजी की मैराथन, ये रही बायोलॉजी की मैराथन, देख लीजिए। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसको टाइम हो गया है, पर वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये रही मेरी इनऑर्गेनिक की मैराथन, और ऑर्गेनिक की मैराथन के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, हाँ, क्योंकि उसको टाइम हो गया। ये रही मेरी ऑर्गेनिक की मैराथन, 33 नंबर ये रहे। इनऑर्गेनिक की मैराथन के 14 नंबर वो रहे। बचे कितने, बचे मेरे 23 नंबर। 23 नंबर अपन मंगलवार को कवर कर लेंगे। आ जाना, बनाते हुए चलना, बिल्कुल शून्य से मैं पढ़ाता हुआ चलता हूं। आप लोगों ने, इतने सारे साथियों ने देखा है तो उनको पता है कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो आई होप कि इस जो सेशन का टॉपिक था वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी बोर्ड्स की पढ़ाइयां जारी रखिए। बिल्कुल भी अपन को अभी ढिलाई नहीं छोड़नी है, हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।